कश्मीर के लोग भी आता है, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म तो आते हैं ही, आजकल दिल्ली और दूर दूर से भी आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जैसे लद्दाख में बहुत सारे आर्मी रहते हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा आर्मी रहते हैं। वो ये सीधा साधे टाइप के होता है। ये लोग अपने बीवी बच्चे को साथ बीवी लेकर आता है, बच्चा नहीं हुआ ये इस टेंपल में मन्नत माने, अगले साल बच्चा गोद में लेकर लड्डू लेकर आते हुए भी मैंने कई बार देखा। बच्चा तो हुआ, अब एक बेटी हुआ, बेटा चाहिए सबको, पुनः आते हुए देखा। तो ऐसे लद्दाख की बहुत लोगों को भी ऐसा, क्योंकि इसमें अनेक शताब्दी पूजा किया है ना जी, इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो उसकी नीचे आंगन है, आंगन की उस तरफ मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है, मैत्रेय 80 फीट का मैत्रेय स्टैचू है। अभी उसमें के फेस में गोल पॉलिश करने के लिए वो कर रहा है, काम कर रहा है। उसकी बगल में तारा देवी का टेम्पल है, 21 रूप होता है तारा देवी। तारा देवी बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, जैनिज़्म तीनों में होता है, लेकिन उसका रूप, उसका गुण, उसका महत्व थोड़ा अलग अलग बताता है। और चीन में भी होता है, चाइनीज़ बुद्धिज़्म भी, हर बुद्धिज़्म में तारा देवी होता है, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारता है। चीन के लोग शायद कुन या कुछ बोलते हैं, वो समुंदर की देवी भी बोलता है, अलग अलग नाम से पुकारता है। तो उसकी बगल में जो है तारा देवी के ऊपर जो है 2 सिल्वर स्तूप वो है। तो वो है जो ठीक से मोनास्ट्री का, ये नीचे भी बहुत सारे टेंपल है, वो सब जो है 3 और टेंपल है जो टूरिस्ट को दर्शन नहीं करते हैं, जहाँ पर शुभ दिन में, खास दिनों में ओपन होता है। 1000 बुद्धा का स्टैचू है, उस ज़माने में बना हुआ, छोटे है, इतना 12 इंच का वाला। आज तो 2000 है, वो बाकी की 2000 जो है वो बाद में बना लगता है। 1000 वही पुराने ज़माने की वो मिट्टी के बर्तन है, वो है जी। तो यदि पेंटिंग में रुचि है, पेंटिंग में रुचि है, इतिहास में रुचि है, भारत की सिविलाइजेशन का, सभ्यता में इंटरेस्ट है, तो लद्दाख आना ही पड़ेगा। दिल्ली में बैठकर भारत की जो सिंधु नदी के पूरे भारत की सिविलाइजेशन के विषय में कुछ मालूम नहीं होता है, किताब की ज्ञान कुछ काम नहीं आता है। यहाँ इंडस नदी के पास आना पड़ता है, तो यहाँ से पूरे भारत की सभ्यता, सिविलाइजेशन शुरू होता है इंडस नदी से। आर्यन भी इसी नदी के आसपास से आए। ऐसे बात, बहुत सारे बात अब यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। और जो एक बात है, काराकोरम को देखना है तो लद्दाख आना पड़ेगा, हिमालय को देखना है तो लद्दाख आना पड़ेगा। हिमालय के नाम से दिल्ली आदि में बहुत सारे कंपनी और बहुत सारी चीज़ बना हुआ है, लेकिन जिन्होंने हिमालय देखा या नहीं देखा वो भी कुछ निश्चित नहीं है। ये है तो पेंटिंग खास करके लद्दाख भारत की सबसे गरीब प्रदेश कह सकते हैं आज, लेकिन लद्दाख में एक अच्छे से जो पूरे भारत के क्षेत्र में नहीं, वो है हज़ारों पेंटिंग्स और सैकड़ों मोनास्ट्री प्राचीन काल की। एक ज़माने में बुद्धिज़्म की किताबों में कहता है, भारत का भी मेंशन नहीं है, बुद्धिज़्म की किताबों में जम्बू द्वीप ही क्या कहा। जम्बू द्वीप में 16 जनपद हुआ करते थे। 16 जनपद माने आज की मॉडर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब ये जम्बू द्वीप में आ जाता है। मॉडर्न अफगानिस्तान को उस ज़माने में गंधार देश, पाकिस्तान के कुछ हिस्से को दक्षिण देश, सिंध की एरिया को सिंध देश ऐसे कहा करते थे। तो उसमें बहुत सारे बुद्धिज़्म की किताबों में इस तरह आता है। तो धीरे धीरे जो है सेंट्रल भारत में पारसी एक ही लोग आता है, रूल करता है, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आदि को वो नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद टर्किश आता है, वो भी बहुत साल रूल करता है। उसके बाद जो आता है मुग़ल आता है, वो भी बहुत सारे मोनास्ट्री आदि को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जो आता है ब्रिटिश, लद्दाख में कोई भी नहीं आता है। कोई भी किसी भी रूलर को आना है तो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके आना होगा, पार करके। हिमालय पर्वत तो 1-2 पर्वत है नहीं, हज़ारों बर्फीली पर्वत है, उसको क्रॉस करके कोई भी शक्तिशाली योद्धा आना, यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है। इसलिए आज लद्दाख में जो कुछ भी, यदि भारत में थोड़ा बहुत कुछ बुद्धिज़्म बचा है, बुद्धिज़्म की कल्चर बचा है, स्तूपा बचा है, मोनास्ट्री बचा है, पेंटिंग बचा है, बुक्स बचा है, तो वो लद्दाख ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिमालय क्षेत्र में बुद्धिज़्म नहीं है, सिक्किम में है, कलिम्पू, दार्जिलिंग, भूटान आदि में है, वो सब बाद में होता है। लद्दाख में 1st सेंचुरी में, वहाँ पर 10th सेंचुरी में लद्दाख जो है बुद्धिज़्म का मादर है इस दृष्टि से। तो लद्दाख नहीं देखेगा तो बुद्धिज़्म महसूस नहीं कर सकते कि बुद्धिज़्म कैसे रहता है, बुद्धिज़्म की कल्चर क्या होता है, उसका रहन सहन क्या होता है, उसका मोनास्ट्री क्या होता है, पेंटिंग्स क्या होता है, स्तूपा क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है। पेंटिंग की दृष्टि से, खास किसी को पेंटिंग में रुचि है,
हम देख सकते हैं कि दक्षिण में जाए, कर्नाटक तमिल में जाए तो वही प्राचीन काल की साउथ की दक्षिण की पेंटिंग देख सकता है, केवल ही वही। गुजरात क्षेत्र में वहाँ गुजरात की पेंटिंग, बंगाल क्षेत्र में बंगाल की पेंटिंग, दिल्ली के आसपास थोड़ा सा मुगल का पेंटिंग, मगध प्राचीन मगध की पेंटिंग के अलावा मुगल का पेंटिंग भी थोड़ा देख सकते हैं। लद्दाख में गंधार का पेंटिंग मूर्ति, कश्मीरी बुद्धिज़्म की पेंटिंग मूर्ति, तिब्बत की बुद्धिज़्म की पेंटिंग मूर्ति। इतना शैली भारत की किसी भी क्षेत्र में नहीं जितना लद्दाख में है। अनेक सभ्यता का पेंटिंग्स में जाता कथा से जुड़ा हुआ पेंटिंग्स, और बुद्धिज़्म की गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ा हुआ पेंटिंग, और संसार चक्र आदि बहुत सारे। हर पेंटिंग के पीछे स्टोरीज है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बुद्धिस्ट दर्शन है, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है। समझदार, कोई भी समझदार उसको देखेगा, उसको सुनेगा, उसको समझ में आ जाएगा। वो है पेंटिंग भी, वो केमिकल कलर नहीं, वो भी पत्थर का पेंटिंग या जड़ी बूटी का पेंटिंग है। वो इसलिए वो खास पेंटिंग है, प्राचीन काल की पेंटिंग है। मनुष्य के रंग जो भी है, स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, ये हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। जो पुराने बुद्धिज़्म की किताबों में क्या लिखा है, इसको 5 एलिमेंट कह सकते हैं। जल, आयु आदि के कलर से ही बनना पड़ता है, इसका रंग ऐसे करना पड़ता है, वही किया है, वो है जी। अब जो ठीक से में अभी 80 मंक्स यानी 80 मंक्स रहता है। कुछ बुजुर्ग है, कुछ युवा भी है, कुछ अभी भी इतना बुजुर्ग है जो तिब्बत में शिक्षा लेकर यहाँ वापस आए। ऐसे मंक्स भी अभी भी मौजूद है, कुछ थोड़ा बहुत बचा है अभी भी। जब मैं यहाँ पर आए थे उस समय करीब 120 मंक्स थे। बहुत सारे तिब्बत से आए हुए मंक्स जो अनुभवी, बहुत तिब्बत की बुद्धिज़्म की ज्ञान नॉलेज थे उनको मैंने देखा। भारत में बहुत सारी किताब लिखा है, षट दर्शन, उसमें डॉक्टर राधा किशन भी मौजूद है। बाकी सब तो छोटा पड़ता है। और आपकी मीडिया, आपकी यूट्यूबर सभी बुद्धिज़्म की बात करता है, तो केवल ही थेरावादी बुद्धिज़्म की बात। बुद्धिज़्म की जब बारी आता है थोड़ा सा बाकी लोगों का विस्तार में, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ बुद्धिज़्म की नॉलेज नहीं है। बुद्धिज़्म 3 तरह की होता है। एक थेरावादी बुद्धिज़्म जिसको हम श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड आदि में देखते हैं। वो बुद्धिज़्म लैंग्वेज यूज़ करता है पाली, प्राचीन काल की भाषा पाली। स्क्रिप्ट अपने अपने भाषा, अपने अपनी स्क्रिप्ट, जैसे श्रीलंका के लोग सिंघाली लैंग्वेज, सिंघाली स्क्रिप्ट भाषा पाली है। थे लोग थे स्क्रिप्ट भाषा पाली है। वो उनकी मंग्स जो कपड़ा जो है ऑरेंज कलर या येलो कलर के केसरी वस्त्र पहनते हैं। उनका किताब जो है त्रिपिटक कहते हैं। शायद 50 के आसपास से पोथी ग्रंथ होगा। उसमें गौतम बुद्ध के अलावा और कोई भी देवी देवता ज़्यादा को नहीं मानते। उनका मूल प्रैक्टिस हो विपासना, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। और दूसरा बुद्धिज़्म आता है जैन बुद्धिज़्म। जैन बुद्धिज़्म पहले शुरू में चीन में होता है, सेंट्रल चीन में, धीरे धीरे पूरे चीन, जापान, कोरिया आदि आदि। ये आपने मंजू सुना होगा, मंजू की आपने चीन के कल्चर मूवी देखा होगा। उसमें मंजू के लोग जो है, जो पुरुष जो है काले, क्या बोलो, बल लंबा रखता है, चूंटी रखता है। यहाँ पर बल नहीं रखता है। आपने मूवी देखा होगा, चीन की परंपरा की मूवी होता है। ये मंजू वही है जो सबसे पहले चीन में बुद्धिज़्म फर्स्ट सेंचुरी के आसपास मंजू ने एक्सेप्ट किया। मंजू हान नहीं है, चीन की मेजोरिटी नहीं, वो धीरे धीरे हान जात के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। मंजू शूरवीर होता है, मंजू कला में निपुण होता है, मंजू पढ़ने लिखने में, पॉलिटिक्स सब में अच्छा होता है। जब तक जापान चीन में नहीं आया तब तक मंजू ने चीन को रूल किया। आज भी बहुत सारे चीनीज लोग टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उनमें से एक का दो का बोलता है कि मैं मंजू हूँ। यानी हम लोग को इस तरह कपड़ा चिवर पहनने वालों को देखकर उनको अच्छा लगता है। यानी मैं मंजू हूँ, मतलब मैं प्राचीन बुद्धिज़्म के वंशज हूँ। धीरे धीरे हान की लोगों ने भी, चीन की हान मेजोरिटी है, उन्होंने भी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। ये चीन की बुद्धिज़्म जो है वो पाली से ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसकी भाषा में ट्रांसलेट हुआ अपभ्रंश में। भारत की प्राचीन 4 लैंग्वेज है, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। चीन में जो बुद्धिज़्म की किताब है वो सब अपभ्रंश में लैंग्वेज ट्रांसलेट हुआ, भारत की लैंग्वेज अपभ्रंश से। आज तो भारत में अपभ्रंश पढ़ने वाला कोई है नहीं। सम्राट अशोक की स्तंभ में थोड़े बहुत अपभ्रंश स्क्रिप्ट देखते हैं, अभी कोई उसकी भाषा जानकर ज़्यादा है भी नहीं। तो उस बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म जैन बुद्धिज़्म कहते हैं, जो चीनीज बुद्धिज़्म या हमायन बुद्धिज़्म भी कहते हैं। ये चीन की आदिवादी बुद्धिज़्म और फालुंग दापा से टक्कर खाते खाते 1000 साल आया। इन्होंने बहुत सारे टीका, गाइड बुक्स लिखा। ये जो भी बोलता है लॉजिक ढंग से बोलता है। ये जो है इसकी बहुत सारी किताब है। ये थेरावादी बुद्धिज़्म की तुलना में 2-3 गुना ज़्यादा किताब है। ये बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध के अलावा कुछ देवी देवता को भी मानते हैं। ये बुद्धिज़्म जो है
इसका जो मूल प्रैक्टिस ध्यान जो है वो जैन ध्यान है, शून्यता का ध्यान, एम्प्टीनेस ध्यान करते हैं ये बुद्धिज़्म। ये जो पढ़ने लिखने में भी वो मेहतब देता है, ये पेंटिंग में भी मेहतब देता है, ये मंडला में भी मेहतब देता है। वो समझता है कि ये सब ध्यान से, फोकस से जुड़ा हुआ है। पढ़ेगा, लिखेगा या जो पेंटिंग करेगा तो आपके फोकस में वृद्धि होगा। ये ग्रुप में चैंटिंग करना पसंद नहीं करता है, चैंटिंग को, भक्ति को ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, ये ग्रुप में मेडिटेशन नहीं करता है। ये सिंगल पर्वतों के आसपास, नदी के आसपास या तालाब, समुंदर के आसपास ध्यान मेडिटेशन करते हैं। ये जी। अब आता है तो तीसरा बुद्धिज़्म, जिसको हम ये बुद्धिज़्म वज्रयान बुद्धिज़्म कहता है, जो मुख्य रूप से ये जो तिब्बत, मंगोलिया के, चीन की कुछ हिस्सा जहाँ पर तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते हैं, और जो नेपाल, भूटान, हिमालय क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और देहरादून के पर्वतों में रहने वाले बूटिया, और यहाँ धर्मशाला, किन्नौर, लाओस, स्पीति, फिर आता है लद्दाख। ये सब वज्रयान बुद्धिज़्म कहते हैं। ये बुद्धिज़्म की स्क्रिप्ट जो है, या बोटी कह सकते हैं, तिब्बतन है। ये इस बुद्धिज़्म में 108 ग्रंथ होता है। ग्रंथ समझता होगा आपको, ग्रंथ में, एक ग्रंथ में 500 पन्ना होता है। मॉडर्न किताब से हिसाब से हज़ारों किताब लिख सकते हैं उसकी। तो वो ये बुद्धिज़्म में बहुत सारे पेंटिंग्स होता है, अनेक तरह की देवी देवता होता है, अनेक तरह की इष्ट देव होता है, धर्मपाला होता है, डाक डकिनी होता है, यक्षिणी होता है, अनेक तरह की इविल स्पिरिट को भी मानते हैं। ये बुद्धिज़्म जो मास डांस भी करता है, जो मास पहन कर डांस करता है, वो नृत्य, मुकुटा नृत्य भी होता है। और इस बुद्धिज़्म में ध्यान के भी अनेक विधि है। ये बुद्धिज़्म समझता है कि केवल शून्यता ध्यान पर्याप्त नहीं है। ध्यान करने वाले बहुत साधु में से बहुत गुस्सेलू भी हमने देखा है, ऐसा होता है। उसके साथ साथ कंपेशन मेडिटेशन भी साथ में होना चाहिए। तभी जैसे हम कहते हैं राज्य हंस जो है वो हिमालय पर्वत को क्रॉस करना, समुद्र को पार करने के लिए उसको 2 पाँव की ज़रूरत होता है। उसी तरह ध्यान करने वाले को अच्छा दिल भी होना चाहिए, कंपेशनवान भी होना चाहिए, तभी बुद्धा बनने के काबिल है। नहीं तो एक कठोर साधु होना ये हमारी मकसद नहीं है। तो आपके अंदर दया है, करुणा है, कंपेशन है, और ध्यान मेडिटेशन भी करता है, तब आप जाकर आप बुद्धा बनने की, मोक्ष हासिल प्राप्त करने की आप काबिलियत है, योग्य है, ऐसे समझता है। और इसमें कुंडलिनी ध्यान भी है, इसमें तंत्र भी, इसमें अनेक तरह के रिचुअल्स भी है, इसमें अनेक तरह की जो पेंटिंग्स भी है, मंडला भी है। यानी इस बुद्धिज़्म को समझना आसान नहीं, जटिल है, बहुत साल जीवन लग जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी पूरे जो भारत के जितने भी न्यूज़पेपर है, या न्यूज़ वाला है, या मीडिया वाला है, या किताब लिखने वाला है, बुद्धिज़्म के विषय में बिल्कुल नॉलेज नहीं।